साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। नरेंद्र मोदी की मैं एक खासियत समझता हूं और कई बार मुझे ये खासियत दैवीय लगती है। नरेंद्र मोदी अपने परिश्रम से जीत ही जाते हैं, ये सामान्य परिस्थितियों की बात है। लेकिन अगर उनके सियासी दुश्मन बड़े हों, वो एकजुट हो जाए तो फिर उनके जीत की संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन अगर उनकी जीत की राह में कोई रोड़े अटकाए, उसमें साजिश रचे, तो फिर वो जीत महाजीत में बदल जाती है। और मैं आपको आगे बढ़ूं इसलिए कुछ उदाहरण दे करके ये बात समझाता हूं। अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यकीन मानिए भूकंप की वजह से जो त्रासदी गुजरात में आई थी, वो इससे पहले कभी नहीं आई थी। सबको पता था, भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि गुजरात को फिर से खड़ा करना बहुत ही मुश्किल है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो लगभग नामुमकिन है। उन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो अपने परिश्रम से जो इनोवेशन वो करते हैं ना, उन परिस्थितियों में भी इनोवेटिव तरीके से लोगों का दिल जीतने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, आप ध्यान रखिए। 2002 में गोधरा में ट्रेन में आग लगा दी गई, एक बॉगी को जला दिया गया और एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची गई। और नतीजा क्या रहा? गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई। तो ये तो एक उदाहरण है। आगे बढ़िए, अब मैं आपको सीधे 2014 में लेकर चलता हूं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने विकास मॉडल को पूरे देश के सामने रखा और लगभग 3 दशक के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब आगे बढ़िए, 2019 में आइए। वो अपने परिश्रम से लोगों का दिल जीत चुके थे, लेकिन फिर तभी फरवरी महीने में ही जिस प्रकार से पुलवामा घटना को अंजाम दिया गया, उनकी जो इमेज है उनको खराब करने की साजिश रची गई। और नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा दोस्तों कि पुलवामा हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन पिछली बार से उन्हें ज़्यादा सीट हासिल हुई। अब आपको मैं दोस्तों 2024 के चुनाव को इसी कॉन्टेक्स्ट में दिखाना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। और मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि विपक्ष इस समय 3 पायों की रणनीति पर काम कर रहा है। 3 पायों की रणनीति है और ये भी आपको दिखाया कि कैसे एक पाया टूट चुका है। अब 2 पायों की बात होगी तो कुछ पॉइंट्स में मैं आपके सामने कुछ बातें रख देता हूं। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, बहुत बड़ा फेरबदल। और नीतीश के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। ये नीतीश कुमार के सामने संकट पैदा हुआ है और ये जो संकट है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2017 में जिस प्रकार की परिस्थिति थी, उससे भी अधिक विकट परिस्थिति अब जाकर तैयार हो गई है और कई ताकतें पलटू राम को फिर से पलटने के लिए रोक रही हैं। ये एक नया संदेश है दोस्तों, नई परिस्थिति है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जब मैंने आपके सामने 3 पाए की चर्चा की है दोस्तों, तो फिर से एक बयान आपको दिखाना ज़रूरी है और बार बार इसलिए दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चल सके। ये पता चल सके कि ये कोशिश कैसे की जा रही है कि मोदी को बहुमत से एक आध सीटें ही कम हो जाए। एक छोटा सा बयान फिर से सुनिए। सिर्फ 30 और 32 सीटें कम करनी है तो बहुत बड़ा काम नहीं है। और जानते हैं जो विपक्षी पार्टियों की उम्मीदें हैं ना, वो 3 ही राज्यों पर टिकी है। यही 3 पाए हैं, ये भी सुन लीजिए। कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, ये अकेले काफी हैं 30, 35, 40 सीट कम करने के लिए। और महाराष्ट्र के हालात तो मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों।
कैसे वहां की दो पारिवारिक पार्टियां, और पारिवारिक पार्टियों की बात कर रहा हूं और परिवार की बात कर रहा हूं, जिसका वर्चस्व छिन्न भिन्न हो चुका है। पहले ठाकरे परिवार और अब पवार परिवार। पवार परिवार से उसकी पार्टी एनसीपी पूरी तरह से छिन चुकी है। अब एनसीपी भतीजे ले उड़े हैं और वो जाकर भारतीय जनता पार्टी के, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली है। और अब बात बिहार की दोस्तों। अच्छा याद रखिए, जब मैं ये कहानी बता रहा हूँ ना, तो दोनों में चाचा भतीजा है। महाराष्ट्र में तो भतीजा चाचा को बोल दिया उसने कि अब आपकी उम्र हो गई, आप कब रिटायर करेंगे, 83 ईयर्स है आपकी, कहीं तो जाकर रुकिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो नई पीढ़ी को काम करने दीजिए। वो सफल हो गए। बिहार में भी यही परिस्थिति है। बिहार में तो जो भतीजा है उसको चाचा देने को तैयार है। चाचा कह चुका है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन चाचा रुकने को तैयार ही नहीं है। चाचा को तो अब नई चीज़ दिख रही है, अब तो वो प्रधानमंत्री बनने की ललक पैदा हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तो चाचा भतीजे की लड़ाई यहाँ भी है। लेकिन मैं आपको जब बिहार की बात बता रहा हूँ तो याद रखिए दोस्तों, बिहार में ही मोदी को हराने के लिए जो पूरा कुनबा है वो इकट्ठा हुआ था, और ये कुनबा इकट्ठा करने का प्रयास खुद नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन देखिए, कुनबे के जुटने से पहले ही बिखराव शुरू हो गया और मांझी की जो पार्टी है ना, वो महागठबंधन से दूर हो गई, एनडीए में शामिल हो गई। तो ये तो झलकी मिल गई उसी समय जब ये कुनबा इकट्ठा हो रहा था, और अभी विपक्ष महाराष्ट्र के घाव सहला भी नहीं पाया था दोस्तों, कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों के हाथ पांव फूलने लगे। उनकी उम्मीदें खत्म हो गई कि अब हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनको ये एहसास हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मिलने के बाद भी जमीन पर वो सपोर्ट नहीं खड़ा हो पा रहा है। और यही चीज़ भांपते ही नीतीश कुमार एक एक करके अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात करने लगे। और ये भी आशंका दोस्तों आपने देखा होगा कई जगहों से पैदा हुई। और देखिए, याद रखिए, कहीं अगर धुआं है तो चिंगारी तो होगी ना। तो ये बात उठने लगी कि जेडीयू के विधायक बड़ी संख्या में पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और यही तो नीतीश कुमार की चिंता की वजह है, वरना इससे पहले क्यों नहीं किया। अब तो आप प्रधानमंत्री की रेस में लगे हैं और आपको अपने विधायकों की चिंता होने लगी। ये संभव है क्या? इसका मतलब घर में ही फूट के संकेत दिखने लगे हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधायक कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री में आई तेजस्वी यादव, उनकी अपनी मुश्किलें शुरू हो गई हैं। उनके खिलाफ ईडी ने कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब ये क्यों बड़ी खबर है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। क्योंकि इस वजह से आरजेडी का नीतीश कुमार से भरोसा उठ रहा है, विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है लालू यादव, तेजस्वी यादव को, कि नीतीश कुमार कब पलटी मार दे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों ये बात उनके जहन में घर कर गई है, तो इसको आप समझ लीजिए। 2017 में नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तेजस्वी यादव पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप लगा था। सिर्फ आरोप लगा था 2017 में, और उन्होंने पलटी मार दी, छोड़ दिया जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीते थे। और अब तो पूरा का पूरा आरोप पत्र ही कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। यानी उस समय अगर नीतीश कुमार सिर्फ आरोप लगने पर आरजेडी को छोड़ सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो क्या हाल होगा। अब तो पूरा आरोप पत्र दाखिल हो गया, यानी कार्रवाई भी होगी। और आगे बढ़िए, इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी और नीतीश कुमार की मुलाकात से अफवाहों का बाजार और गर्म हो गया दोस्तों। क्योंकि याद रखिए, हरिवंश जी को नीतीश कुमार ने ही राज्यसभा भेजा है,
लेकिन उनका पीएम के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है और इसी वजह से पार्टी से अलग होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हरिवंश जी को हटाया नहीं, राज्यसभा का उपसभापति रहने ही दिया। और ऐसे में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया। बहुत सारी पार्टियां पहुंची भी, लेकिन जेडीयू ने तो बहिष्कार किया था। लेकिन जेडीयू की टिकट पर जो सांसद बने हैं हरिवंश जी, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, तो वो तो पहुंचे, पूरी दुनिया ने देखा। और इसके बाद जेडीयू अपने ही सांसद पर आरोप लगाने लगे कि इन्होंने पद के लिए ज़मीर बेच दिया है। यानी इसका मतलब है, समझिए कि हरिवंश जी जिनके नीतीश से अच्छे संबंध हैं, जिनके पीएम मोदी से अच्छे संबंध हैं, यानी क्या कहीं कोई खिचड़ी पक रही है क्या? कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो बिहार के हालात और जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि बिहार में सब कुछ सामान्य नहीं है। देखकर तो लगता है कि ये महागठबंधन मोदी जी की कुर्सी हिला देगा, लेकिन असल में अगर अंदर से देखें तो हर पार्टी डरी हुई है। उन्हें यह भी भरोसा नहीं है कि उनके विधायक उनके साथ टिके रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। यानी महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा पाया बिहार की राजनीति का, बिहार का महागठबंधन है, उसमें भी मतलब दरार पड़ चुकी है चीज़ों में। ये बात आप समझ लीजिए। अब रही बात तीसरे पाए की दोस्तों, कर्नाटक की, तो मैं आपको कहानी दिखा चुका हूं दोस्तों कि कांग्रेस को अभी कर्नाटक में आए 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन आप देखिए, और कई वीडियो मैंने दिखाया कि वहाँ जो वादे किए और जिस प्रकार से उसको पूरा करने की चीज़ें चल रही हैं, प्रक्रिया चल रही हैं या की गई हैं, उससे लोग खासे नाराज़ हैं। क्योंकि हर वादों पर तो कई सारे किंतु परंतु डाल दिए गए ना, शर्तें डाल दी गई हैं। अब लोगों को कितना मिलेगा ये तो अब समझ में आ रहा है और कुछ दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ तैयार हो रही हैं जेडीएस के साथ, वो भी एक बड़ा इशारा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 2024 का चुनाव अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये चुनाव ना तो खुद के जीतने के लिए लड़ रही हैं, ना ही इस बात के लिए लड़ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। ये भी कोशिश नहीं है, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, बयानों से सिद्ध कर चुका हूँ। इनकी सिर्फ कोशिश ये है दोस्तों कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, कोई ना कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं जिससे मोदी बहुमत से कुछ सीटें ही सही चूक जाएं। क्योंकि अगर नहीं चुकेंगे तो इस बार परिवारवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और जो उदाहरण सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि ये जो पारिवारिक विरासत है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और बाकी दलों को भी इसका प्रेशर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि बाकी राज्यों में भी विधायक ये महसूस कर रहे हैं कि अगर एक परिवार का वर्चस्व बना रहा तो बाकी लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए 2024 के इस चुनाव के जो नए नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो मैं आपके सामने यूं ही पेश करता रहूँगा, और आप भी इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह से देखिए, मज़ा लीजिए। लेकिन जो इसके परिणाम हैं वो इस देश का भविष्य भी तय करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।